थीटा। थीटा यही आया था ना? हाँ Yes, जी। sir. तो इसके बाद हमने कहा था ये एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, आई भी पता था तुम्हें, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच का वेक्टर, किसी के बीच का एरिया फैक्टर फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल। उसके बाद हमने बात की थी कि किसको चेंज किया था बताओ? एन आई ए को एन में चेंज किया था। आई और ए को हमने क्या लिखा, एन आई ए को हमने क्या लिखा था, एम। एम का नाम क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो किसके इक्वल हो गया था, एम क्रॉस बी। बी। क्लियर है सबको? यही सब था। उसके बाद Yes, हमने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, राइट। इसके अंदर हमने देखा था कि सब कुछ सेम था, टॉर्क यही प्रिंसिपल है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क। टॉर्क लगती है। और उस टॉर्क का फॉर्मूला भी यही होता है, एनआईए साइन थीटा। बस फर्क ये था कि यहाँ पर ये वाली टॉर्क तो लगी ही लगी थी, इसको हमने किसके इक्वेट कर दिया था, रीस्टोरिंग टॉर्क के। अभी तो पॉइंटर रेस्ट पे आएगा। उस रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, सी इंटू या तो सी फाइव। फाइव। फाइव फाइव किसको डिनोट करता था, एंगल। कौन से वाला, डिफ्लेक्शन। तो हमने सब कुछ सही कर दिया था। फिर हमने कहा था हमको मेजर तो क्या ही करना है, आई मेजर करना है ना। हमने इन दोनों टॉर्क को इक्वेट रख दिया था, तो आई के लिए फॉर्मूला बन गया था हमारे पास सी फाइव डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। एन ए बी साइन थीटा। हमने कहा था अब ये जो आई है बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो आई किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइव पर और साइन थीटा पे। अब साइन थीटा को किसी बच्चे ने पूछा भी था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब आई को अब साइन फाइव थीटा से तो हमको इंडिपेंडेंट बनाना है। हम क्या चाहते हैं कि फाइव चेंज हो और सिर्फ क्या करंट सीधा चेंज हो, हमारा करंट सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो, डिफ्लेक्शन। मतलब हमारी डिफ्लेक्शन और करंट आपस में ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाए वैसे वैसे सिर्फ डिफ्लेक्शन में चेंज हो, थीटा का कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए हमने थीटा की वैल्यू को क्या पुट कर दिया था, 90 डिग्री। ये कैसे अचीव हुआ था, विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। कौन सा फील्ड था वो, मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल फील्ड। कैसा फील्ड था बच्चे, रेडियल। रेडियल फील्ड में हर वक्त एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनता है बच्चे, 90। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये फील्ड कुछ ऐसा होगा। हर वक्त जब भी आप देखोगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। रेडियल फील्ड का यही खास बात है, इसलिए हमने रेडियल फील्ड यूज किया था। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, बस ये दिमाग में रखना रेडियल फील्ड की खास बात क्या है, हर वक्त कितना एंगल बनेगा बच्चे, 90 डिग्री, ए और बी 90 एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पर थीटा से अब हट गया, थीटा वाली बात हट गई, तो सिंपल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, फाइव। तो जितना ज्यादा आप करंट भेजोगे उतनी ज्यादा गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन। यही मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का काम भी है। तुम देखते हो सिर्फ दो ही चीजें होती है, करंट भेजते हो, डिफ्लेक्शन ज्यादा। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई किसी बच्चे ने मेरे को कल मैसेज किया रेडियल फील्ड, तो रेडियल फील्ड का खास मेन बात समझनी है तुमको, सिर्फ वो समझ में आया? जिस बच्चे ने मैसेज किया था, मेरे को नाम याद नहीं है, बोलो हाँ या ना बच्चे। अब सबको समझ में आ गया ना रेडियल फील्ड का क्या खास बात है? यस यस सर। यस सर। चलो बच्चों आइए तो आगे की बात करते हैं। सॉरी, तो कल हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे थे। हमने थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल पढ़ लिया था कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है। तो कौन बताएगा मुझे, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क है, बताओ। हाँ मोहित। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो करंट पास करते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होता है, एंड जो एमीटर होता है उसमें हम हाई अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर सकते हैं। वेरी गुड, स्मॉल करंट होता है। तो जनरली हम गैल्वेनोमीटर में नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा टॉर्क लग जाएगी और पॉइंटर हमारा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसी वजह से वो ज्यादा करंट को झेल भी नहीं पाता। तो क्लियर है ये बात? तो इसीलिए वो स्मॉल करंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में जनरली।
और इसीलिए हम इसको एक और वर्ड से जानते हैं कि इसको ज्यादातर यूज इसीलिए किया जाता है कि करंट डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है या सर्किट में नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है करंट सेंसिटिव डिवाइस। क्या बोलते हैं? सिर्फ डिटेक्ट कर देता है, क्योंकि अब अगर मेजर करने लगेगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट में करेगा। इसका अल्टरनेट है हमारे पास, क्या है वो? एमीटर है सर। ठीक है, अब फिर हमने ये बात भी करी थी कि हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया था, याद है? कल बताया था। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। वो कैसे लगता है उसके? पैरेलल में। शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा सर? शंटिंग प्रोवाइड करेगा, मतलब करंट अपने थ्रू पास करवा देगा जहां से गैल्वेनोमीटर को करवाना चाहिए था, राइट? ज्यादा लोड गैल्वेनोमीटर पे नहीं आएगा। तो ऐसा ही बनता है ये सर, गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है? शंट रेजिस्टेंस। और मैंने कल ये बात बताई थी कि सर ये कैसे कैलिब्रेशन होता है, बताया था ना कल, कैलिब्रेशन कैसे होता है? सबको याद है? हाँ या ना? बोलो फटाफट। सर रिपीट कर दो एक बार। अरे ये भी रिपीट करवाओगे? ऐसे सिलेबस कैसे होगा? क्या हुआ था कैलिब्रेशन में? कल हमने बात की थी भाई, अगर गैल्वेनोमीटर 1 यूनिट का करंट लेता है, यस सर आ गया यार, है ना? 1 यूनिट का अगर करंट लेता है बच्चे, ये मैक्सिमम ले सकता है। और मैक्सिमम करंट का एक और नाम था, वो क्या था? मैक्सिमम करंट डिफ्लेक्शन करंट। और इसको मैं कैसे लिखता था बच्चे? आई जी से। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 1 यूनिट वैसे मेजर कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम करंट 1 यूनिट है, लेकिन मेरे को इससे 10 यूनिट मेजर करवाना है, तो मैं इसके पैरेलल में क्या रखूंगा? एक शंट शंट रेजिस्टेंस। अब मैं अगर पीछे से 10 यूनिट मैक्सिमम करंट, अगर 10 यूनिट का भेजने वाला डिवाइस बना जाता हूँ जो मैक्सिमम कितना ले सके? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट जब ये मैक्सिमम देगा तो गैल्वेनोमीटर भी अपना मैक्सिमम लेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम सिर्फ कितना है? 1 और ये कितना ले लेगा बाद में बचा हुआ? 9 यूनिट। 9 यूनिट। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही होगी 1 यूनिट, इसका मतलब पीछे से कितना करंट आ रहा होगा बच्चे? 10 यूनिट। जो मेरा एम मीटर है वो 10 यूनिट की रीडिंग दे देगा। बट पीछे से अगर करंट आ रहा हो 5 यूनिट, तो गैल्वेनोमीटर कितनी यूनिट देगा? सिर्फ 1 की जगह 1/2, मतलब 0.5 यूनिट के बारे में बताएगा। और पीछे से कितना आ रहा होगा, कितना दिखाएगा वो? 5 यूनिट। समझ में आ रहा ना? तो हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को कैलिब्रेट कर दिया, ऐसा समझो, एम मीटर की डिफ्लेक्शन से। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी थोड़ा सा और करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सर क्या किया? गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दिया? साथ साथ बोलो। शंट रेजिस्टर। एस। अब मेरे को देखना है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना करंट ले सके। आइए देखते हैं। ये ले सकता था सिर्फ, मान लो कितना, IG ले सकता था मैक्सिमम, राइट? IG ले सकता था मैक्सिमम। मैंने कहा पीछे से IG की जगह आप क्या ले ले? I। अब I में से IG तो यहाँ चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस के पास कितना जाएगा? I माइनस IG। ये समझ में आता है सबको? यस सर। ये G होता है गैल्वेनोमीटर, इसको RG भी बोल दो, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया RG। क्लियर है? यस सर। मैंने टोटल करंट भेजा I, उसमें से IG तो किसके पास चला गया? IG के पास, और बच कितना गया? I माइनस IG। ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कैसे अटैच्ड हैं बच्चे? पैरेलल में क्या सेम होता है? सब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में अगर सेम होता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, फिर इसके अक्रॉस निकाल देते हैं, और दोनों को क्या कर दे? इक्वेट कर दो। तो पहले नीचे वाले के अक्रॉस निकालो। नीचे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। I इंटू R बच्चे। और नीचे देखो, नीचे वाले में करंट कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो IG। और रेजिस्टेंस कितना है? RG इज इक्वल टू, ऊपर वाले में करंट कितना है? I माइनस IG। इनटू में क्या लिखूं? RS। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो अब मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या मैंने निकाल नहीं सकता RS की वैल्यू? यस सर। बताओ RS की वैल्यू क्या आ जाएगी? S is equal to IG upon I minus IG into G। RG। क्लियर है ना सबको?
Yes, Yes. sir. हालांकि ये वाला ग्रीन वाला तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम यही फॉर्मूला लर्न कर लो, काम बन जाएगा। और ये भी लर्न नहीं करना, ये तो तुम्हें पता है, समझ के कर सकते हैं, है ना, कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट होता है। अब ये पूछता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि अगर ये आई कैसा करंट है बच्चे, जो पीछे से भेज रहा हूं मैं, मैक्सिमम करंट Maximum. जो मैं भेज सकता हूँ, जो मेरा एम मीटर मैक्सिमम ले सकता है, कौन ले सकता है, Ammeter. और ये आईजी क्या है, वो मैक्सिमम करंट जो कौन ले सकता है, Galvanometer. Galvanometer. ये पूरी डिवाइस मेरी क्या बन गई, अब इसको क्या बोलते हैं, Ammeter. Ammeter. आई थिंक अब क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो तुमसे पूछेगा ये कि अगर मेरे को मान लो मेरा गैल्वेनोमीटर 1 यूनिट का करंट ले रहा है, तुम 1 माइक्रो एम्पियर का, तो बताओ 1 एम्पियर का करंट इसको भेजना है, तो बताओ एमीटर बनाना पड़ेगा, एमीटर के लिए पैरेलल में लगाना पड़ेगा। Shunt resistor. Shunt resistance. अब वो यही पूछेगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये इतना करंट ले सके। और शंट रेजिस्टेंस के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, आप बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आरएस कौन सा रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस। Shunt resistance. सब कुछ बाकी गिवन होगा, अभी देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, और ये ट्राई करते हैं क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चे, 50 ohm. 50 ohm. तो आर जी की वैल्यू है क्या, कितनी, 50 ohm. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, Maximum ammeter. देखो ध्यान से, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता था, बताओ मेरे को, सोचो थोड़ा। IG. किसकी वैल्यू है, IG. आईजी की वैल्यू क्या है बताओ, So 50 50 microampere. अब इसने पूछा गया है, देखो ध्यान से, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, देखो व्हाट शंट रेजिस्टेंस, यानी आरएस की वैल्यू बताओ, कब, जब कितना करंट ले सके, 5 micro. 0 से 5 microampere. लेकिन मेरे को तो हमेशा, मैं अपने फॉर्मूले में कौन सा करंट यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैं 0 यूज करूँ या 5, 5। इसने कहा है कि मैक्स मिनिमम 0 मेजर कर पाए मेरा एमीटर, और मैक्सिमम कितना मेजर कर पाए, 5 एम्पियर। पहले मैक्सिमम कितना मेजर कर पा रहा है, 50 माइक्रोएम्पियर, लेकिन इसको ज्यादा करवाना है तो कितना मेजर करवाना है, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 मिलियन। क्लियर है क्या, Yes, sir. देखो Yes, जिसको sir. क्वेश्चन समझ नहीं आया बेशक पहले पूछ लो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फटाफट देखो। क्लियर है, पक्का, अभी पूछ सकते हो, बाद में दिक्कत होगी, अभी पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है इसमें, सब बताओ बोल के। पहले गैल्वेनोमीटर अगर शंट रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट ले सकता है, So 50 microampere. अब इसको दिलवाना कितना है, 5 milliamp. 5 मिलियम्पियर। तो आओ देखते हैं। तो तुमको पता है अगर ये गैल्वेनोमीटर है सर, तो इसके क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में एक Resistor. shunt resistor. अगर गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट आ रहा है तो पीछे से भी करंट क्या आ रहा होगा, Maximum. मैक्सिमम। तो पीछे से जो करंट आ रहा है वो है Maximum. कितना, 5 5, यानी आई की वैल्यू है 5। और यहाँ पे आई जी गया वो कितना था, So 50 microampere. तो यहाँ से कितना जाएगा, आई माइनस, IG. और फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हें, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस इंटू, IG RS. यही कहते हैं ना, देख तो Yes, देख, ये आर जी होता था, फॉर्मूला यही कहता है सर, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। क्लियर है ना सबको फॉर्मूला, देखो जब तक Yes. बोलोगे नहीं हाँ कितना तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो हाँ क्लियर है तो भी यस बोलो, नहीं क्लियर तो नो बोल दो, बात खत्म। बोलो क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. सब कर दिया करो फटाफट अगर क्लियर होता है तो। चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं सर, आई जी आर जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई जी की जगह क्या लिखना है, 50 माइक्रो एम्पियर, यानी 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। आर जी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, So 50. 50 ohm. 50 ohm. आई माइनस आई जी, यानी
55 into 10 to power minus 3 minus 50 into 10 raised to power minus 6. 6. RS की जगह क्या लिख सकता हूँ, निकालना है। Yes, sir. तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, तुम खुद बताओ। 50 into 50 2500 हो जाएगा क्या? Yes, sir. 2500 into 10 to power minus का 6। अब ये देखो 10 to power minus 3 करोगे तो 0.005 होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 50 into 10 to power minus 6 करोगे तो यानी 5 into 10 to power minus 7 या 5 into 10 to power minus 5, वो ये होगा 1 2 3 4, यही होगा क्या? Yes, sir. है ना? तो एक बात बताओ मेरे को सर, ये वाली चीज के मुकाबले ये चीज तो बहुत छोटी नहीं है? या तुम Yes. यहाँ से देख लो, Yes, 10 to power minus 3 में minus 6 तो बहुत छोटा है। मतलब लगभग भाई मैं 1000 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना आंसर आता है? लगभग 1000 ही आता है ना। Yes, sir. 1000 में से 1 माइनस करूं तो 999 आएगा। वैसे क्या बोलते हैं, लगभग 1000 ही आएगा, Yes, है sir. ना? तो तुम खुद सोचो, जब इतने वाली बड़ी टर्म में इतनी छोटी टर्म माइनस करूँ तो लगभग यही आंसर आ जाएगा वापस से। इसको तुम लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5 into 10 raised to power minus का 3। 3. क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली भाई आंसर तो कुछ और आएगा लेकिन लगभग यही आएगा वापस से, क्योंकि वो वाली टर्म जो उसको माइनस कर रहे हो बहुत क्या है, छोटी है। हाँ मोहित बोलो। So 45 भी लिख सकते हैं हम, 45 into 10 नहीं 45 कैसे लिखोगे? 45 तब लिखते हैं जब ये होता 5 into 10 to power minus 6 और ये होता माइनस का ये होता 50, ये होता माइनस का 5 into 10 to power minus 6। ये वाली चीज दोनों सेम होनी चाहिए, तब इनको डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अभी देखो ये माइनस का 3 है और ये क्या है, माइनस का 6 है। अगर ये दोनों माइनस का 6 होता या दोनों माइनस के क्या होते, 3 होते, तब तो ऐसा करते हैं ना, माइनस का 6 है मान लो तो 10 to power minus 6 कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या रह जाता 50 और यहाँ क्या रह जाता 5, फिर बोलते 45 into 10 to power minus का 6। क्लियर है? जैसे पावर्स Yes, को sir. यहाँ पे माइनस में इनको ऐड करके फिर उनसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कैसे पाई पावर को कैसे माइनस में ऐड करके? जैसे कि -3 दिया है और यहाँ पे -6 दिया है, माइनस माइनस प्लस, तो फिर माइनस के 9 आ जाने थे। नहीं, वो कब होता है बच्चे, ध्यान से देखो, वो ये तब होता है ना जब, भूल गए तुम, देखो जब ऐसे होता है जैसे ये हो, यस सर। जब मल्टीप्लाई में होते हैं ये दोनों टर्म्स तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब इनको लिख सकते हो 50 multiplied by 5 और इनको ऐड कर दो 10 raised to power minus 9। लेकिन ये माइनस में है ना, मल्टीप्लाई में तो नहीं। यस सर। या डिवाइड में होता भी कर सकते हैं चेंज, -9 और मल्टीप्लाई और प्लस में तो ऐसा कोई रूल है नहीं। हाँ बोलो बच्चे। प्रीति। सर आगे आंसर वेरी गुड, क्या आया? 0.5। हाँ देखते हैं, चलो आंसर यही है शायद, हाँ 0.5। वेरी गुड। तो हमने कहा लगभग यही आंसर आएगा, तो अब RS की वैल्यू निकाल लो तुम। यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 500। Yes, sir. है ना? 500 गुना 10 to power minus 6 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 10 to power minus का 3, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा तो 10 raised to power minus का 3 बन जाएगा। तो 500 गुना मतलब 500 गुना 10 to power minus 3 का मतलब ये होता है ना 500 डिवाइडेड बाय 1000। ये कितना आ गया, 0.5। क्लियर है सबको? यस सर। चलो थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, जिसको डाउट है वो पूछ लो, छोटे से छोटा डाउट भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आज क्लियर तो हो जाएगा। तो ओनली वो यही नहीं है इसका जो आपने डिवाइड किया, क्या कह रहे हो? जो आप कहाँ पे डिवाइड किया ऊपर? क्या? हाँ ये 10 to power minus 3 डिवाइड किया जो? सर नहीं, जो आपने माइनस किया, जो कौन सा? बोलो। सर 5 into 10 raised to power minus 3 में से 50 into 10 raised to power minus 6। देखो ये है ना 5 into 10 raised to power minus 3 minus 50 into 10 raised to power minus का 6। तो देखो जनरल क्या होता है, हम तभी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इनमें से पावर इनकी क्या हो,
सेम। अगर ऐसा होता 5 × 10⁻³ -3 × 10⁻³ तो मैं 10⁻³ क्या ले लेता कॉमन, तो 5 - 3 क्या हो जाता 2। अगर इनकी पावर सेम होती तो उस पावर को कॉमन ले लेता और इन कोफिशिएंट्स को क्या कर देता, माइनस कर देता। ऐसा होता ना। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। चल, लेकिन अब पावर तो सेम है नहीं, तो या तो पहला ऐसा करो, पावर को सेम करो। कैसे करोगे? अब ये 10 टू, भाई ये करना आता है, देखो 5 × 10⁻³ है। अगर मैं इसको 50 लिख दूं तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी? 2। 2 नहीं, 4 हो जाएगी। अगर इस टर्म को बढ़ाओगे तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। -3 को अगर घटाना है तो माइनस का क्या हो जाएगा, उल्टा चलता है ना, उल्टा चलता है माइनस में सब। 10⁻³ बड़ा है या 10⁻⁴ बड़ा है? सर 10⁻³ ठीक है, तो अगर ये है 5 × 10⁻³ तो मैं अगर यहाँ पर 50 लिखूं तो ये क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁴। 4 अगर मैं 500 लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁵। 5 मैं इसको लिख देता 0.5, यानी अब इसको छोटा कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा। तो क्या होएगा, 10⁻⁻ का 2। -3 से क्या करूंगा, -2। अगर 0.05 कर दूं तो 10⁻⁻⁻1। 3 क्लियर है? 1 सबको क्लियर है ना? यस हाँ, ऐसे करते हैं। अब जैसे मैं इसको करूं, अब इसकी पावर -3 है, इसकी -6 है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ भाई, इसको देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 50 है ना, तो 50 × 10⁻⁻6 है, तो 50 को यहाँ पे लिख दूं अगर मैं 5, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻ का 5 हो जाएगा 5, क्योंकि अभी छोटी की है तो ये बड़ा करूंगा, बड़ा करने का मतलब माइनस में उल्टा होता है ना। अच्छा, ये 0.5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻। 7 बोलो बोलो 4। 4। अब ये 0.05 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। 3। तो अगर तुम 50 × 10⁻⁻6 को 10⁻⁻3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो अब तुम लिख Yes. सकते हो यहाँ पे है 5 × 10⁻⁻3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 0.05 into 10 की पावर -3 अब 10⁻⁻3 क्या ले लो, कॉमन तो क्या 5 - 0.05। तो देखो फिर 5 में से तुम 0.05 माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 4.9 आ रहा है ना, तो इसको लिख दो 4.95 × 10⁻⁻3। तो ये लगभग 4.955 ही नहीं होता क्या? यस सर। यही मैंने लिख दिया था 5 × 10⁻⁻3 की, इसमें से इसको माइनस करके लगभग यही टर्म आ गया, तो ये हमने सीधा लिख दिया। क्लियर है? ऐसे करते हैं माइनस, अगर अलग हो तो। किसी को जानना है कुछ और तो बताओ फटाफट। तो इसके शॉर्टकट भी होता है, जैसे आपने ऐसे ही 5 लिख दिया। कहाँ पे? सर आपने क्वेश्चन करते टाइम आपने 5 लिख दिया बिना ये सब कुछ किए। हाँ, तो मैंने इसलिए किया ना, देखो मैंने ये कहा कि ये चीज बहुत बड़ी है बच्चे इसके मुकाबले, तो बहुत बड़ी में से छोटी सी चीज माइनस करूंगा तो लगभग वही टर्म वापस आ जाएगी। जैसे 1000 में से 1 माइनस करूं तो लगभग 999 का मतलब 1000 ही तो होता है, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन का मतलब 1000 का 1000 ही रह जाएगा। एक को क्या ही, वैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर ना, तो इसलिए 5 × 10⁻³ में छोटी सी चीज निकाल दूंगा तो लगभग यही का आंसर वापिस आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻3। और देखो वही आया, देखो कितना कम हुआ, 4.95 बहुत कम, 0.05 तो कम हुआ, 5 में से तुम 0.05 माइनस कर रहे हो तो बहुत कम फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो वही आंसर दोबारा कर दिया, लिख दिया। क्लियर है? मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, मैंने वही जिस चीज को माइनस करना था उसी को दोबारा ही लिख दिया भाई। मैंने कहा इसमें से इस छोटी सी चीज को निकालने का मतलब क्या है, यही वापस आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा ही कम होगा, वो थोड़ा सा कम अपने आप दिख जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा ही कम है तो वैसे का वैसे लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेट करके मैंने कहा लगभग इतना ही आएगा, कुछ ज्यादा कम नहीं हो। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो यस चलो, तो फिर ये आंसर आ गया 0.5। अब ये करो, ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से,
क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन समझाओ मेरे को पहले तो। शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है इसने? सर जो मेन करंट है उसका 10% पास हो रहा है। हाँ, जो टोटल करंट भेज रहे हो उसका 10% कहाँ चला जाए? गैल्वेनोमीटर। हाँ, तुम सपोज करो तुम लैब में बैठे हो, तुम्हारा काम यही है। तुम्हारे पास कोई बंदा आके कहता है भाई मेरे को पता है तू गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाता है, पैरेलल में शंट लगा देता है, पर दिक्कत ये है मेरा गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10% करंट ले सकता है टोटल करंट का। तो कुछ ऐसी डिवाइस ट्राई कर कि अगर मैं 100 यूनिट का करंट भेज रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ कितना जाए? 10%। ठीक है, अगर मैं 200 यूनिट करंट भेज रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में कितना जाए? 20 जाए। उसका मतलब 20 यूनिट्स, 10% तो 200 का तो 20 बचता है ना, है ना? यस। ऐसे 300 यूनिट भेज रहा हूँ तो कितना जाए? सिर्फ 30। अच्छा जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कोई बात नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा ये तो पक्का है, शंट रेजिस्टर। टोटल करंट भेजो I मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम जाना चाहिए IG और यहाँ पर कितना जाना चाहिए? I माइनस IG। इनकी वैल्यू देख लेते हैं बस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा कितना? 99। अब देखो वो कह रहे टोटल करंट कितना भेज पाऊं, I ही भेज रहे हैं मान लो। अब टोटल का गैल्वेनोमीटर को कितना चाहिए? सिर्फ 10%। I का टोटल करंट I है उसका 10% निकालना कितना होता है? 100 से डिवाइड करना है। I बाय 10, 10वां हिस्सा। तीन तुमने बोला था 100 में से 10 यानी 100 का 10वां हिस्सा। ऐसे मीन्स 200 में से 20 यानी 200 का 10वां हिस्सा क्या होता है? उसको 10 से डिवाइड कर दो ना। I का 10वां हिस्सा क्या होगा? I बाय 10। समझते हो? मैं पूछूं अगर बोलूं मतलब 1/5 हिस्सा जाए तो क्या बोलोगे? 5% जाना चाहिए तो क्या बोलोगे? I बाय 5। 5। सिंपल सी बात है। 6% जान जो I बाय 6। क्लियर है? नहीं नहीं, अभी देखेंगे। हाँ क्लियर है क्या? बताओ पहले मेरे को, हाँ या ना। 6% का मतलब I बाय 6 होगा या नहीं होगा? जब भी गलत सही लग रहा हो खुद वाले को तब अपने आप को कॉन्फिडेंस से बोला करो हाँ सर। नो सर। नहीं तो मतलब 6% का मतलब I बाय 6 नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। सर जब 6% होगा तो उसको 100 से पहले डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। I इंटू 6 बाय 100। तो ये कितना हो गया? ऐसा ही होगा ना? यस सर। हाँ तो 100 का 6% कितना होगा? वो 100 का 6% है, यानी 100 से डिवाइड कर रहे हो ना 6%। समझ रहे हो? यस सर। किसका 6% देख रहे हो वो भी तो देखोगे ना। अभी तक तुम्हें अगर 10% दे रखे तो वो 100 का 10% है, तो I बाय 10 किया तुमने। 100 बाय 10 किया ना बच्चे। 100 का 10% मतलब 100 बाय 10। 100 का 6% मतलब 100 बाय 6। समझ में आ रहा है? नहीं, फिर Yes, हाँ sir. बोल रहे हो, फिर हाँ बोल रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, जब भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ में हाँ नहीं बननी, यही मैं जेई वालों को बताता हूँ। 100 का 10% क्या? 100 बाय 10। ये 10 बाय 100। सर 10 बाय 100। हाँ तो ऐसे बोलो ना 10 बाय 100 होता है सर। ऐसे ही 100 का 6% कितना होगा? 6 बाय 100। बताओ 100 बाय 6 6 बाय 100। 6 by 100। ऐसे निकाला करो। देखो अब सुन लो परसेंटेज। किसी भी चीज का 10% निकालना है तो मैं कैसे लिखता हूँ? 100 का 10% यानी 100 को 10% ऐसे निकालना ना। परसेंट की जगह लगा दिया करो 100 डिवाइड बाय 100। तो देखो 100 का 100 लिखा, 10 का 10 लिखा, परसेंट की जगह क्या लिखा दिया? डिवाइड बाय 100। 10% कितना हो गया? 10। ऐसे ही 100 का 6% निकालना हो तो 100 का 100, 6 की जगह 6%, की जगह क्या लगा दिया? डिवाइड बाय 100। अब क्या सही होगा ये? तो यही तो होता है 6%। 6 ठीक है। अब मैं किसी का भी पूछ सकता हूँ, तो 100 के रिस्पेक्ट में तो वैसी परसेंटेज होती है। अगर मैं 60 का 6% पूछूं तो 6% डिवाइड बाय into 6 by कितना हो गया? 10। क्या ऐसा होगा सर?
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब बताओ फिर ये कैसे हो गया सर? 100. बाय 100 Sir, करो। 100. Sir, by Divide. 100. 36 बाय 100 10 कितना हो गया? 3.6। अब 3.6. 6 का 60 का 6% कितना होता है? 3.6। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सब में समझ में आ रही है ना? अच्छा 60 का 50% कितना होगा? सही तो सबको पता होगा। सर क्या पूछा 60 आपने? का 50% कितना होता है? 30. तो देखो 60 का 50% करते हैं आप। 60 इंटू 50 परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 100. कितना हो गया? देखो 30. क्लियर है क्या? आप सबको कैसे निकालना? Yes. Yes, तो sir. Yes, sir. वही गैल्वेनोमीटर है, वही रेजिस्टेंस है, टोटल करंट जा रहा था आई में से इसके पास 10% गया, यानी आई का 10% कितना हो गया? I by 10. 10 by 100. तो आई बाई 10 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना पहुंचेगा बताओ? I by 90. देखो आई बाई 90 कैसे करोगे? देखो आई में से आई बाई 10 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस, I I by by I by 10. ठीक है, तो आई माइनस आई बाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आई बाई 10. क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर कितना जाएगा? सीधा 9 आई बाई I by 10. आई का एक बाय 10वां हिस्सा चला गया नीचे, तो 9/10वां हिस्सा कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर. तभी तो टोटल करंट आई बनेगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ अब नीचे आई बाई 10 जाएगा और ऊपर कितना जाएगा? 9 आई बाई 10. 10. क्लियर है सबको ये बात? yes sir. Yes. तो अब बस सोल्व कर दो सर, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालनी है कैसे निकालोगे? कभी भी मैंने आज के लेक्चर में यही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हाँ में हाँ मत भरना जब तक तुम्हें समझ में ना आए, जब तक तुम्हें ना लगे ये गलत है ये सही है, कभी भी हाँ में हाँ मत भरा करो। और मैं तो यहाँ बहुत बार करता हूँ ऐसे, मैं ऐसे भी लिख दूंगा और बोलूंगा आंसर आ गया 10। क्या आ सकता है क्या? No, No, sir. sir. क्या आएगा? 1 by 10. 1 by यार 10. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? अब 9 आई बाई 10 आ गया। चलो अब देखते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर में आई की वैल्यू, आई जी की वैल्यू होगी आई बाई 10, और करंट रेजिस्टेंस में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 9 आई बाई 10। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? आई जी RG is equal to I minus IG into RS. आई जी की वैल्यू कितनी है? So I 1 by 10. I by 10. एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा सा बंद हो जाएगी स्क्रीन शेयर। आई जी की वैल्यू कितनी है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। I अभी by हो 10. जाएगी। अभी भी नहीं हो रही? अब तो होगी। मेरा बहुत Yes. Yes. है ना? आई जी की वैल्यू कितनी है? आई बाई 10. 10. 10। आर जी की वैल्यू कितनी है? 99. 9। 99. आई माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है? 9. I minus 9. और आर एस तो निकालना ही है। तो देखो अब ये कैसे करोगे? 10 से 10 तो गया, 9 आई से आई भी गया क्या? तो बताओ आर एस कितना आ गया? 11. 7. 11। क्लियर है? यानी इस गैल्वेनोमीटर के साथ तुम 99 ओम का क्या लगा दो, सॉरी 11 ओम का क्या लगा दो? रेजिस्टेंस लगा दो। जितना भी करंट दोगे उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही कहाँ जाएगा? गैल्वेनोमीटर में। क्लियर है? Nanometer में. प्रोवाइडेड कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम है, ठीक है, ये होना चाहिए। ये नहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज कर दो तब तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। Yes sir. अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो तुम गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू? 11 ohm. 11 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ तो बाहर जितना भी करंट दोगे उसका सिर्फ 1/10वां हिस्सा जाएगा गैल्वेनोमीटर के पास, बाकी 9/10वां हिस्सा कहाँ चला जाएगा? Shunt resistor में। शंट। Shunt resistor. क्लियर है? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। जिसको डाउट है वो प्लीज रेज योर हैंड और टर्न ऑन द माइक एंड से सर यहाँ दिक्कत है। चले? Yes sir. Yes. ये आ गया 11। ध्यान से देखना ये। Reflection in a moving coil galvanometer falls from 50 division to 10 division when a shunt of 12 ohm is applied. कितना? क्या पूछ रहा है पहले तो तुम, अब 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तुम पढ़ो इसको और फटाफट बताओ, फटाफट। Resistance of galvanometer. पूछा तो वही है, ठीक है, आरजी की वैल्यू पूछी है।
सॉरी, आरजी की वैल्यू पूछी है और निकालना क्या है, निकालना तो आरजी है। गिवन क्या है, क्या अप्रोच है, बताओ क्या बताना चाह रहा है वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझाओ मेरे को, पहले खुद पढ़ो फिर मेरे को समझाओ, फटाफट करो लेकिन ये बात। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मेरे को फटाफट। कोई भी बच्चा ऐसा बैठा नहीं रहेगा कि सर बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, फिर क्या ही फायदा तुम्हारा भी। देखो पहले क्वेश्चन को फिर मेरे को बताओ। हाँ बच्चे बताओ। सर इसमें है कि अगर पहले हम कोई भी करंट सप्लाई कर रहे थे तो वो 50 डिफ्लेक्शंस दे रहा था, और फिर बाद में हमने उसमें 20 ओम का एक अनदर रजिस्टर लगाया, फिर बाद में वो उसी करंट के लिए 10 डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तुमने कहा जब गैल्वेनोमीटर नहीं लगा था तब कितना, सॉरी शंट रेजिस्टेंस नहीं लगा था, गैल्वेनोमीटर कितने डिवीजन दे रहा था? 50. 50. 50 डिवीजन शो कर रहा था। 50 डिवीजन। हमने कहा ठीक है। वो कह रहा है अब अगर शंट रेजिस्टेंस लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर कितनी शो कर रहा है? 10. तो बताओ रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का अगर करंट सेम है दोनों साइड। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पहले करंट जा रहा था आई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर. और वो कितने डिवीजन दे रहा था? 50. 50 50 डिवीजन दे रहा था। ठीक है ठीक है। अब वो कह रहा है कि 50 डिवीजन से कहाँ चली गई डिवीजन? 10 डिवीजन, 10 डिवीजन. 10 डिवीजन तक चली गई। लेकिन अब साथ में क्या लगा हुआ है? शंट शंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस. अब पीछे करंट वही आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था, लेकिन गैल्वेनोमीटर कितनी देर है? 10 10 डिवीजन। तो अभी इसको कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा। करंट पीछे से अभी भी सेम आ रहा है। हमें पता है, अगर एक फॉर्मूला हमें पता हुआ है कि आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस, IGRS. हमको वो कह रहा है कि करंट आ रहा होगा आई जी। हमने कहा ठीक है, करंट तो पीछे से जो पहले आ रहा था वही आ रहा होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर पे कितना आया हमें नहीं पता। फिर अगर जब वो नहीं होगा, क्या मतलब शंट नहीं होगा, तो यही करंट आई जी होगा क्या हमारा? Yes. यस सर. तो सी बात है ना, वही करंट आई जी होगा। अब इस टाइम पे मान लेते हैं ये है आई जी, ये है आई जी डैश। आई जी ना बोल के हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? इसमें हमें शंट रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है और हमने गैल्वेनोमीटर की निकालनी है, तो वो जो शंट रजिस्टर के लिए यूज करते हैं वो अब हम गैल्वेनोमीटर का निकालने के लिए करेंगे। कैसे देखते हैं, आओ जैसे तुम कह रहे हैं वैसे करते हैं। आई जी तो पता नहीं, आर जी निकालना है। आई माइनस आई जी अभी नहीं पता। आर एस की वैल्यू पता है कितनी? 12 ओम। 12 ओम. अब बताओ आई और आई जी की जगह, आई और आई जी की जगह क्या लिखूं? यही पता करना है बस। आई क्या लिखूं और आई जी क्या लिखूं? सोचो थोड़ा सा। 50. माइनस सर आई हमारे पास आ जाएगा 50 आई 50 ओम। अच्छा, कैसे पता लगेगा आई 50 है? क्योंकि पीछे करंट उतना ही है इसलिए। पीछे तो भाई यहाँ पर भी आई दिया था ना। हाँ, अगर यहाँ पर अगर करंट होता तो मैं कैसे निकालता आई की वैल्यू? सो V अपॉन R करके। वी, लेकिन वी पता है क्या? नो सर। अब कैसे करें इसमें? सोचने वाली बात है सर। यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू निकालनी होती तो मैं ऐसे निकालता ना, आई इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस की निकालनी होती तो आई इंटू आर जी निकालता, राइट। लेकिन वी भी नहीं दे रखा इसने। सोचो, अब इसमें डिवीजन का खेल आएगा। किसका खेल आएगा बच्चे? डिवीजन का। जब यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही थी तो कितने डिवीजन आ रहे थे? 50। अब कितने आ रहे हैं? 10। फॉर एग्जाम्पल, पहले करंट आ रहा था 50, अब कितना, मतलब पहले जो करंट आ रहा था उसी करंट में गैल्वेनोमीटर शो कर रहा था 50। अब उसी करंट में कितना शो कर रहा है? 10। समझ रहे हो कितने डिवीजन का खेल आ रहा है? सोचो थोड़ा। 40. रेशियो क्या हो गई दोनों करंट की? दोनों करंट की रेशियो क्या हो जाएगी? अगर इसको मैं बोलूं आई, इसको बोलूं आई जी, आई बाय आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी?
तो 5:1 कितनी आ रही है? 5:1। क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ? सोचो थोड़ा। यस सर। यस सर। बस जिसको ये यूज करना आ गया वो भी मैं दिखा भी देता हूँ। देखो ये दिख रहा है, हमने i बाय आई जी किया है तो हमारी वैल्यू आई है 5/1। अगर आई जी बाय आई करूंगा तो क्या आ जाएगी? 1:5। 1:5। दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। लेकिन ये कौन सा प्रिंसिपल है सर? ये अभी हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में पढ़ के आए हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? 5। 5 लिखेंगे, बिल्कुल 5 के। याद है ना, साइन थीटा को हटा दिया तो सिर्फ 5 की। तो जिसकी डिवीजन ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा। सपोज करो अब इसके साथ कांस्टेंट लगता है एक के, इसको प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगाता हूँ? एक कांस्टेंट लगाता हूँ। तो मान लो के लगता है 5। वो सी था ना हमारे केस में, वैसे चलो हम के बोल देते हैं। अभी वो सी टॉर्क में था तो हम इसको बोल देते हैं के। वैसे हमें पता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, इसको हटा के एक कांस्टेंट लगेगा, वो हो गया k5। ठीक है। अगर शुरू में करंट बोल दूं, यहाँ से आ रहा था वो आई आ रहा था, और गैल्वेनोमीटर में शुरू में करंट कितना आ रहा था? पहले वाले केस में आई। अब कितना आ रहा है? मान लो आई जी। कितना आ रहा है? आई जी। क्लियर है ना सबको? पहले वाले केस में कितना आ रहा था बच्चे? आई। आई। अब वाले केस में कितना आ रहा है? आई जी। आई। तो हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू k5। तो अगर पहले वाले केस में निकालूं तो करंट आई है के, ठीक है। 5 कितना है? कितने डिविजन आ रही हैं? 50। पहले केस दूसरे वाले में 50। दूसरे वाले के लिए लिखो करंट कितना है? आई। आई जी। के तो के ही है। 50 की जगह डिवीजन कितनी आ रही है? 10। दोनों को डिवाइड कर दो, के से के मर गया। आई बाय आई जी कितना आ गया? 5। यानी आई जी बाय आई कितना आ गया? 1/5। तो यही उसने निकाल दिया सीधा करके। क्लियर है? अब आई जी की वैल्यू निकाल दो। हमें तो आई जी चाहिए था ना इस क्वेश्चन में। आई जी की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी? आई बाय 5 दिख रहा है? आई 5। तो मतलब आई जी की जगह लिख दो आई बाय 5। आर जी की जगह आर जी है ही। आई में से अब आई बाय 5 को क्या कर दो? माइनस कर दो। इंटू में 12 आई जी आर जी। आई इंटू आर जी क्या हो जाएगा? आर जी तो निकालना ही है। ये हो गया आई बाय 5 इंटू आर जी। आई में से आई बाय 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4i 4i बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12। 5 से 5 गया, आर जी की वैल्यू आई से आई कट गया। आर जी की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 12 भी है, साथ में 4 भी तो है। 48. तो वही आंसर आ गया। दिख रहा है? यस सर। ये हाई लेवल। इससे मुश्किल क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। 100% लिखवा लो मेरे से, इससे मुश्किल क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। ठीक है? ये ये भी बहुत कम चांसेस है आने के। नीट में ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाले ऐसे वाले। अब 10% चला गया, 20% चला गया, लेकिन इस बार नीट की कट ऑफ आई गई थी। मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं आएगा अगर गैल्वेनोमीटर का पढ़ोगे तो। क्लियर है? और ये कैसे निकालना है मेरे को पता है। हमने वो जो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है वही डिवीजन किया भाई। जिसके ज्यादा करंट उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। तो आई के पहले में 50 डिफ्लेक्शन थी तो करंट आई मान लिया, 55 हो गया। फिर 50 इंटू के हो गया, है ना। मैंने ये रिवीजन हमेशा याद रखना। मैं इसको समराइज कर दूं तो क्या था? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। तो पहले ये तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर की बात करूंगा। मैंने टोटल करंट की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इस चीज को रिलेट किया कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है। तो पहले केस में तो शंट रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो सारा का सारा करंट किस में जा रहा था? गैल्वेनोमीटर में। तो मैंने कहा वो करंट मान लो I। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इंटू 5। 5 कितना है? 50 डिवीजन। ठीक है। सेकंड केस में आई जी गया है उसके अंदर, तो K इंटू कितने डिवीजन? 10 डिवीजन। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आई जी बाय आई आ गया, आई बाय 5। आई बाय 5। सर हमने आई जी को इसलिए ऊपर रखा है कि वो उसमें ज्यादा मतलब कम डिवीजन शो कर रहा है। नहीं, तुम आई को ऊपर ना रख के आई जी ऊपर रख दो। ऐसे पूछ रहे हो क्या? हमने आई जी बाय आई क्यों लिखा, आई बाय आई जी क्यों नहीं लिखा? ऐसे पूछ रहे हो क्या? यस सर। तो फिर वो आई बाय 5 की जगह 5 बाय आई हो जाएगा। बस कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो वैल्यू पुट करनी है ना। हमको जो इक्वेशन मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस पूछा ना इसने गैल्वेनोमीटर का, तो मैंने अपनी इक्वेशन लगाई सबसे पहले
Yes, sir. IG RG is equal to I minus IG into RS। RS. अब मेरे को पता है अगर RS गिवन है 12 ओम और RG निकालना है तो मेरे को या तो I पता होना चाहिए IG की टर्म में या IG पता होना चाहिए I की टर्म में। अभी मैंने IG बताया था, तुम I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना। 1 by देखो ये कितना 5 by ये 1/5 था ना, 1/5। yes sir। I बाय IG हमारा आया था 5, तो I की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है 5 इंटू, IG तो यहाँ पर I की जगह आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, I की। I की जगह क्या लिख दोगे 5 तो ये IG RG ये कितना बन जाएगा 4IG इंटू 12। IG से IG कट गया, फिर से RG किसके इक्वल आ गया 48। तुम्हारे नंबर है बच्चे ये, इसको हमने थोड़ा लर्न थोड़ी करना है। चाहे तुम I की वैल्यू पुट कर दो चाहे IG की वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, yes sir। चले आगे। Yes, sir. yes sir। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब ये कुछ खास बातें थी, अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगाएं और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगाएं, अब पैरेलल में शंट दोनों का सोल्व करके कैसे निकालते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोनों को, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला लगाते हो पैरेलल में रेजिस्टेंस का। 1 by R प्लस 1/R2 ऐसे निकालते हो ना। yes तो अगर दो रेजिस्टेंस हो ना, एक ट्रिक लगा लिया करो पैरेलल में निकालने की। क्या सर, दो रेजिस्टेंस हो तो हाँ बताया हुआ है ना, बस बढ़िया। फिर वो बोलो, दो रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे Plus. ऐड हो जाएंगे दोनों रेजिस्टेंस। तो बस यही याद रखा करो, दो रेजिस्टेंस है, लेकिन अब यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस है और नीचे क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। दोनों पैरेलल में, दो ही रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई C upon R तो यही आ जाएगा। क्या यही नहीं आया, देखो सेम यही तो आया। एस की जगह आर एस है बस, और जी की जगह आर जी है, तो ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब तुम्हें पता है सर, याद रखना जो शंट रेजिस्टेंस आई है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से पास हो। हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से जाए, क्योंकि तभी तो गैल्वेनोमीटर बच पाएगा ना। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो शंट रेजिस्टेंस कम से कम लगाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से जा पाए। क्लियर है सबको। आरएस की वैल्यू कम होती है, और अगर आरएस की वैल्यू कम है, ध्यान रखना, अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो जो नेट आंसर आता है वो जो छोटा रेजिस्टेंस है ना उससे भी क्या आता है, छोटे से भी छोटा आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लूं और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं, मैं बिना सोल्व करे बता सकता हूं जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी क्या आएगा, कम। इसलिए बोलते हैं पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस जो होगा वो छोटे से भी क्या आएगा, छोटा। और सीरीज में बड़े से भी क्या आएगा, बड़ा। क्लियर है सबको। तो अभी ध्यान से देखो, शंट रेजिस्टेंस तो पहले से ही क्या है, छोटा। अब इसको पैरेलल में लगा दिया तो इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो और भी क्या आएगा, छोटा। इन दोनों को मिला के क्या बोलता हूँ, ये कौन सी डिवाइस बन जाती है दोनों को मिला के, एमीटर। तो एमीटर का रेजिस्टेंस अब कम से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कम से क्लियर है। इसलिए बोला जाता है एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं। समझ में आ रहा है। और वोल्ट मीटर का कैसा होता होगा फिर, ज्यादा। अगर तुमसे कोई पूछे कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है या ज्यादा, तो क्या बोलोगे, कम। कम। और तुमसे पूछे आइडियल एमीटर ले लो, भाई हमको चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो, अगर आइडियल एमीटर हो तो उसका बहुत कम मतलब 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। क्लियर है सबको, ध्यान रखते हैं इस बात को, ठीक है। अब वो पूछता है कि ये चीज दिमाग में रखना बस, कि अगर भाई मान लो पहले मैंने जो करंट मेरा जो गैल्वेनोमीटर था वो 1 माइक्रो एम्पियर कर रहा था, अब तुमको कहना है कि बताओ 1 मिली एम्पियर कराए, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई ना। तो ऐसा एमीटर बनाओ जो 1 एम्पियर, तुमने बना के दे दिया उसको कि ये लो शंट रेजिस्टेंस बता दिया इतना लगा दे तो 1 मिली एम्पियर,
अब वो कहता है इसकी रेंज और बढ़ा दो, मतलब पहले 1 मिली एम्पियर कर रहा था, अब 3 मिली एम्पियर करे, तो इसकी रेंज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम और भी कम। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोबारा से The lower the value of shunt resistance, the higher will be the range of ammeter। यानी अगर तुमको गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट मेजर करवाना है तो शंट को और भी क्या करना पड़ेगा, छोटा। ठीक है। तो जितना ज्यादा शंट कम करते जाओगे रेंज ऑफ एमीटर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है। और ऐसे ही मैं क्या निकालता हूँ, करंट की वैल्यू निकालता हूँ भाई यही वाले फॉर्मूले से, IG/RG वाले से। तो करंट का फॉर्मूला यही आता है ना, IG का फॉर्मूला, भाई ये RS बोल दो, ये RG बोल दो और ये RS बोल दो, और ये टोटल करंट हो गया। यही आया था अभी हमने किया था, I is equal to IG/RG is equal to I minus IG into RS। अगर इसमें से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, सिर्फ IG, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो RS भी क्या है, कांस्टेंट है, RG भी कांस्टेंट है, RS भी कांस्टेंट है। तो IG किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बाहर से जो भेजा हुआ है करंट। इसलिए मैंने बोला था कि अगर बाहर से मैक्सिमम करंट आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में भी क्या आ रहा होगा, करंट मैक्सिमम। कि IG और I करंट दोनों प्रोपोर्शनल हैं। जितना बाहर से तुम पीछे से करंट भेजोगे उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर अपने से ले लेगा। अगर बाहर से कम करंट भेजोगे तो गैल्वेनोमीटर भी अपने में से कितना भेजेगा, कम करंट। क्लियर है। यस ये था हमारा एमीटर के बारे में सारा। अगर वोल्ट मीटर की अब बात करें तो देखो वोल्ट मीटर में क्या रहता है, वोल्ट मीटर किस लिए काम आता है, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो गैल्वेनोमीटर नहीं मेजर कर सकता क्या अकेला, सोचो। जनरली देसी तरीके से अगर बात करूं तो अभी कैसे मेजर करेगा वो नहीं कह रहा मैं, क्या मेजर कर पाएगा गैल्वेनोमीटर, तो क्या मेजर करता है सर, करंट। मान लो इसमें करंट आ रहा होगा 5 माइक्रो एम्पियर, कितना, 5 माइक्रोन। गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा, इतना तो कर सकता है। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो 50 ओम, कितना ओम, 50 ओम। तो करंट तुम्हें पता है, उसका रेजिस्टेंस पता है, तो क्या वोल्टेज मेजर नहीं हो पाएगी इससे, कितना आ जाएगा, करंट की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइक्रो एम्पियर, 5 into 10⁻⁻⁶। और वोल्टेज कितना, करंट रेजिस्टेंस कितना है 50, तो कितना 250 into 10⁻⁻⁶। अच्छा 250 into 10⁻⁻⁶ का मतलब हो गया 250, इसको बोलते हैं माइक्रो वोल्ट। क्लियर है। माइक्रो वोल्ट बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है, छोटी, अभी 10⁻⁻⁶ तो बहुत छोटी है। तो देखो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज मेजर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, पहले तो ये बताओ। करंट से मेरे को तो सिर्फ करंट पता था, मैंने क्या मेजर कर दिया, वोल्टेज मेजर। समझ में आ रहा है, करंट पता था, वोल्टेज मेजर कर दिया। बट ये जो वोल्टेज मेजर हुई है, करंट क्योंकि बहुत स्मॉल था तो वोल्टेज जो आया वो भी आया बहुत जो वोल्टेज अगर गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा तो उसकी वैल्यू बहुत 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 क्या होगी, कम होगी। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज अभी नहीं करते, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो वोल्टेज मेजर तो कर रहा है लेकिन वो बहुत और बहुत स्मॉल मेजर कर रहा है। तो अगर हमने इसको ज्यादा वोल्टेज मेजर करवानी है तो क्या करें, तो जैसे वहां पर रेजिस्टेंस डाला था, यहाँ पर कहाँ डालेंगे, सीरीज में। तो गैल्वेनोमीटर ये भी लिखा है क्या मैंने, नो सर, बात नहीं, यहाँ लिखा। तो गैल्वेनोमीटर के लिए क्या था, वोल्टमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दो सीरीज में, और इसका वैल्यू, इसका नाम क्या बचेगा, कौन सा रेजिस्टेंस, नहीं, इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, याद रखना। बुक्स में कई कई जगह पर लिखा भी रहता है, बट इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलना। शंट रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है जो सिर्फ कहां पर यूज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत कम। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत बहुत क्या होनी चाहिए,
ज्यादा। करंट को अपनी तरफ से पास करवा के लेके जा रहा है क्या दूसरी डायरेक्शन से? नहीं। नो सर। तो यहाँ पर शंटिंग का प्रोसेस ही नहीं हो रहा, तो ये शंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है, सॉरी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो उसके कैसे लगेगा? सीरीज में। इसकी वैल्यू सीरीज में। आर, अगर ये है आर जी। अब टोटल करंट जो भी आएगा भाई, गैल्वेनोमीटर तो टोटल करंट कितना ही ले सकता है, आई जी। समझ रहे हो? इसमें तो इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो जो पूरी ब्रांच है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसमें करंट तो कितना ही आ सकता है, मैक्सिमम आई जी। इसीलिए तो देखो ना, हमने कहा था ये 5 माइक्रो एम्पियर था, पीछे देखो ये कितना एम्पियर था, 5 माइक्रो एम्पियर। तो वोल्टेज भी आ रही थी, मेरे को वोल्टेज बढ़ानी है, लेकिन ये करंट को चेंज नहीं कर सकता। करंट तो मैक्सिमम इतना ही रहेगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ानी है, ध्यान से सुनो, और करंट को कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज बढ़ानी है लेकिन करंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर V बढ़ाना है, करंट को चेंज नहीं करना, किसको चेंज करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए तो रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज वोल्ट मीटर के साथ किस में लगाया हुआ है हमने? सीरीज में। ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। क्लियर है अब? यस सर। है ना भाई, वोल्टेज बढ़ानी है लेकिन करंट तो ज्यादा कर नहीं सकता, ज्यादा करंट दूंगा तो गैल्वेनोमीटर खत्म। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा देने के लिए उसको सीरीज में लगा दिया। ऐसा समझ सकते हो तुम, एक तरीका याद रखने का ये भी है। तो आर आ गया, ठीक है, आई जी आ गया। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल करंट सीरीज में तो आई जी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? जी प्लस आर। आर जी प्लस आर। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया वोल्टेज का। वहां यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया और वहां पर करंट वाले लगाया, तो वहां पर भी वोल्टेज था, निकाला करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला समझ रहे हो कैसे आया? आई इंटू आर। आई तो आई जी ही है, रेजिस्टेंस अब टोटल है, सीरीज में दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, इसलिए आर जी प्लस आर। तो वी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है पूछो एक बारी मेरे से फटाफट। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो, देख लो। चले तो ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है? V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर। गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ कितना ओम? 50 ओम। वो कितना मेजर करंट कितना आ सकता है मैक्सिमम? 50 माइक्रो एम्पियर। यानी किसकी वैल्यू गिवन है? ये किसकी वैल्यू गिवन है? 50 माइक्रो एम्पियर आई जी। आई जी गिवन है कितना? 50। तो कितना रेजिस्टेंस ऐड करे? ऐड मतलब कहाँ पे लगाऊंगा? सीरीज में। कि कितनी वोल्टेज मेजर कर पाए? 5। वही बात, मैक्सिमम वोल्टेज दोगे तभी करंट कैसा आएगा? मैक्सिमम। अगर तुम वैल्यू यूज कर रहे हो 50 माइक्रो एम्पियर, वो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है या नहीं है? बताओ मुझे। देखो ध्यान से, 50 माइक्रो एम्पियर क्या वो करंट नहीं है जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम यूज कर सकता है? क्योंकि वो कौन सा करंट है, नाम पढ़ो, कैसा करंट है वो? फुल स्केल वही करंट है ना। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करंट। तो अगर गैल्वेनोमीटर अगर मैक्सिमम करंट दे रहा है तो पीछे से वोल्टेज भी कैसी आ रही होगी? मैक्सिमम। तो 0 वोल्ट यूज करूंगा। इसने बोला 0 से 5, तो कौन सी वोल्टेज यूज करूंगा मैं? 5 वोल्ट। तो V की वैल्यू वो दे रहा है, पीछे से कितनी आ रही है? जो टोटल वोल्टेज है वो कितना हो? 5 वोल्ट। तो बताओ मेरे को कि R की वैल्यू कितनी हो? रेजिस्टेंस इसने क्या शंट रेजिस्टेंस बोला है? देखो क्या बोला इसने, शंट रेजिस्टेंस? नो सर। तो वोल्टेज पूछिए, वोल्टेज दे रखी है, करंट आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला। टोटल वोल्टेज कह रहा है इतनी होनी चाहिए, वो वोल्टेज होगी किस इक्वल? करंट जा रहा होगा आई जी, और अंदर क्या होगा? आर जी प्लस आर। वोल्टेज की जगह क्या लिख दूं? 5। करंट कितना जा रहा है मैक्सिमम? 50 माइक्रो, यानी 50 इंटू 10 टू पावर -6। आर जी की वैल्यू 50 ओम। आर उसने निकालने के लिए कहा ही है, तो इसको तो सोल्व कर दो पहले। ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू पावर -6 कितना हो जाता है?
10 raised to power माइनस का 5 50 प्लस r। ये कितना हो जाएगा 1/10 raised to power minus 5 is equal to 50 plus r। क्लियर है? तो ये 10 raised to power minus 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 raised to power 5 is equal to plus। तो r में से 10 raised to power 5 minus 50 कर दूंगा तो क्या आएगा? अब वही बात लगभग क्या ही आएगा सर? 10 raised to power 5 5। क्लियर है ना सबको? लगभग सर यही आएगा। 1 2 3 4 लगाऊं क्या और? 5 4। क्या यही है क्या? क्लियर है? ये अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सेम बात Yes, sir. भाई, जिसको आंसर लिखना है वो आंसर लिख दो 10 raised to power 5। आंसर ये क्लियर है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से ही बता रहा हूँ। 10 to power 5 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 into 1000 है ना? तो 100 Yes, sir. 100 लिखो, 1000 को क्या बोलते हो? किलो। क्या बोलते हो? किलो। तो ओम होता है, अब क्या हो जाएगा? किलो। तो 100 किलो, क्योंकि 1000 की जगह क्या वर्ड यूज किया मैंने? किलो। तो अगर 10 to power 5 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 किलो ओम लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? मेरा सब ये देखो आंसर वही आ गया 100 किलो। तो इसको ऐसे भी लिख दो, कितना 10 raised to power 5 ओम। 10 raised to power 5 ओम है, इसको किलो ओम में बताओ। अगर मैं ऐसे कह देता तो डिवाइड बाय क्या कर देते? 1000। तो इसका मतलब वही तो हो गया 1000। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 10 raised to power मल्टीप्लाई 10 raised to power माइनस का 3। तो माइनस का 3 तो क्या आ जाएगा? पावर 2। इसको क्या बोलते हो? 100 ही तो आ गया। समझ रहे हो? हम तुम्हारे ऊपर चेंज करते हैं। क्लियर है क्या? फॉर्मूला सिर्फ अब तुमने 2 याद रखने हैं। पहले में फॉर्मूला क्या होता है सर? एम मीटर के लिए बता दो और वोल्ट मीटर के लिए बता दो फटाफट। एम मीटर के लिए क्या लगोगे? IG RS। सॉरी RS, वेरी गुड RS। और गोयल उसके लिए वोल्ट मीटर के लिए क्या लिखोगे? यानी IG into RG plus R। सेम बात, यही लिखा था ना? यही लिखा था। क्लियर है? यस सर। तो वोल्ट मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये होमवर्क घर से लिख के आए। देखो इसमें कल वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। किसी से होए तो ठीक है, ये वैसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं नीट में, इससे बाहर नहीं आएगा वोल्ट मीटर में यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर मैंने पीछे दे रखा था, सॉल्यूशन भी इसका मेंशन है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तुमको करना हो तो अपने हिसाब से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट? पावर का तो सर बता गए थे तुम्हें, पावर वगैरह का तो है ना, तो पावर का तो क्लियर है तुम्हारा आंसर, एक यही रह गया था। अब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक है उसमें, वो है हेलिकल पाथ का। क्या है? हेलिकल पाथ। अगर कहो तो मैं अभी बता दूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। यस सर। है? यस सर। अरे बोलो तो ही पढ़ाएंगे, वरना क्लास लेफ्ट कर देंगे। नो सर। बोलो, थम्स अप करो जिसको करना है अभी हेलिकल पाथ। यस सर। थम्स अप तब। हाँ चलो, मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि सर वो नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें कन्वर्ट करवा दें। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट में करवा देंगे सर, क्योंकि अब तुम्हारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। वो क्या होगा? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था ना बच्चे? यस सर। यस सर। साइक्लोट्रॉन में जो, या नॉर्मल साइक्लोट्रॉन बोल दो, या जब पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में जाता है तो क्या फॉर्मूला बनता है? R इज इक्वल टू mv बाय, याद करो, QB। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता था? 2 पाई ओवर m ओवर। क्यूबी। और मैंने एक चीज बताई थी,
अगर एक पार्टिकल को ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूं, एक पार्टिकल को कम वेलोसिटी से फेंकूं, तो कौन ज्यादा जल्दी चक्कर लगाएगा? सर दोनों बराबर। दोनों बराबर। है ना। साइक्लोट्रॉन मैंने ही पढ़ाया था ना तुम्हें। यस सर। यस सर, दोनों तो अगर इक्वली एक की ज्यादा होगी, एक की वेलोसिटी कम, तो दोनों क्या लगाएंगे? टाइम पीरियड दोनों का क्या रहेगा? सेम, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूं कि चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुनना, चार्ज पार्टिकल को मैं किस में फेंक रहा हूं बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहा हूं। तो वो कौन कौन से पाथ फॉलो कर सकता है? स्ट्रेट, सर्कल, हेलिक्स। इट कैन, जो ऑप्शन है इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? सर्कल सर्कल और हेलिक्स। स्ट्रेट नहीं हो सकता क्या? स्ट्रेट नहीं हो सकता क्या? देखो, ये स्ट्रेट हो चाहे सर्कल हो, ये हेलिक्स हो, ये कौन डिसाइड करती है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कि भाई, क्योंकि हमने बताया था मैंने तुम्हें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है तो पार्टिकल को एंट्री कराता हूं तो हर पॉइंट पे इसको फोर्स ऐसे लगती है, राइट? याद है? तो एक सर्कल बन जाता है। सर्कल कब बनता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? F = QVB। एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करे तो ये फोर्स लगती है। हमने बोला था जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर। तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन उस केस में V और B के बीच में एंगल कितना होता है? 90, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? 9, क्योंकि फोर्स उस पे ऐसे लगती है कि पार्टिकल ऐसे रोटेट हो जाता है। मतलब अगर मैं पार्टिकल को सीधा फेंकूं वो सीधा ही निकल जाए, स्ट्रेट। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है उस केस में? 180 या 0। पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगी क्या? नो सर। पार्टिकल कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वाला भी पॉसिबल है जब थीटा क्या हो? 0 हालांकि मैंने सिर्फ तब बताया जब अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अब ये दो तो क्लियर है, थीटा 0 तो स्ट्रेट, थीटा 90 तो सर्कल, क्लियर है। अब हेलिक्स कब होगा? हेलिक्स कब होगा? जब ना एंगल 0 हो ना एंगल 90 हो, ना 0 ना एंगल 0 हो ना एंगल क्या हो? 90। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरी वेलोसिटी है बच्चे, तो अब पार्टिकल कैसे घूमेगा पहले तो ये बताओ, या कैसे चलेगा? अब सर्कुलर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है, वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? स्ट्रेट। अब ना ऐसे है ना ऐसे है, वेलोसिटी कैसे है? ऐसे। अब क्या होगा सर? ना तो स्ट्रेट जाएगा ना सर्कुलर। ऐसे बोलूं कि स्ट्रेट भी जाएगा और सर्कुलर भी जाएगा, क्योंकि जब भी वेलोसिटी ऐसे आ जाती है तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है उसको क्या बोल देते हो? V। और थीटा वाले के परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोल देते हो? V sin थीटा। अब V cos थीटा B के क्या है? परपेंडिकुलर। ये V cos थीटा और B आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट। और ये कैसा कंपोनेंट हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये इसको कैसे घुमाएगा? सर्कुलर। V cos थीटा कैसे लेके जाएगा इसको? स्ट्रेट। तो पार्टिकल सर्कल तो घूमेगा लेकिन आगे भी चलेगा। सर्कल घूमेगा आगे चलेगा, सर्कल घूमेगा आगे चलेगा, सर्कल घूमेगा आगे चलेगा, सर्कल घूमेगा आगे चलेगा, सर्कल घूमेगा ऐसे चलेगा। इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ कब हो रहा है? जब ना तो एंगल 0 हो ना एंगल 90 हो, इनके बीच में कहीं। क्लियर है? यस। तो ये स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होगी जैसे नोटबुक में स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो तुम?
Yes, sir. वैसा ही बात है ये, ठीक है। और एक रेवोल्यूशन में पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं पिच। हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको क्या बोलते हैं, पिच। अब पहले तो बताओ मेरे को सर्कुलर का आर का फॉर्मूला वैसे क्या होता था, mv बाय क्यूबी। आर क्या होता था, आर क्या होता था, रेडियस फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी बाय क्यूबी। अब रेडियस कौन रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर में घुमाने के लिए, कौन सा कंपोनेंट, v साइन। तो एम वी बाई क्यूबी की जगह m तो ठीक है, क्यूबी भी ठीक है, v की जगह क्या आ जाएगा, v Sin तो सर जो हेलिकल पाथ होगा तो रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, बस v की जगह क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अब क्या चेंज क्या हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा नया, सेम रहेगा। तो हेलिकल पाथ में टाइम पीरियड तो क्या ही रहेगा, सेम रहेगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड, तो टाइम पीरियड सही रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच कैसे निकालेंगे। पिच होता है कि एक रोटेशन किया उसने, कितना सर्कल घुमा, एक बार सर्कल घुमा तो हॉरिजॉन्टल मोशन कितना गया, भाई सर्कल घूम के आगे भी तो गया ना ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान ऐसे चला, एक सर्कल बनाया, फिर आगे चला, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं पिच। तो पिच कैसा डिस्टेंस हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस हुआ, है ना। तो वो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पिच क्या होता है सर, पिच मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस यानी स्पीड क्या होता है सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब कौन सा डिस्टेंस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में कौन सा स्पीड लग रहा है, v cos थीटा। और टाइम किसका देख रहे हैं, एक सर्कल कंप्लीट होने का, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला 2 pi m बाई m ओवर तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, पिच। ठीक है, किसका बन गया बच्चे, पिच। किसी को डाउट है, इसको ऐसे ही लर्न करना, इसको और छोटा मत करना, तुम्हें पता है ना पिच के लिए वेलोसिटी कौन सी है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कौन सा है, सर्कल वाला, 2 पाई m ओवर क्यूबी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन सर को थोड़ा सा तुम्हें बता भी देंगे, बट ये अभी वैसे टॉपिक जितना था वो हो गया तुम्हारा, इतना ही था वैसे ये क्लियर है। बस मेरे को तुम्हें ये बताना है कि कौन कौन सा पाथ फॉलो कर सकता है, कौन कौन सा पाथ फॉलो कर सकता है, जीरो होगा तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट। थीटा 90 होगा तो सर्कुलर, अगर ना थीटा 0 होगा तो ना 90 दोनों हो तो बीच का कहीं, उसमें से v cos थीटा कहाँ लेके जाएगा उसको, स्ट्रेट। थीटा कैसे घुमाएगा, और हमेशा v sin थीटा हमको यहाँ से ना बोला करो, v sin थीटा ऐसे बोला करो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे ले जाएगा, सर्कल, और जो क्या नाम है पैरेलल कंपोनेंट है वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। पिच क्या होता है कि एक रोटेशन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय अपॉन क्यूबी 2 पाई m ओवर क्यूबी। रेडियस में क्या फर्क आया, r इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी की जगह क्या हो गया, mv sin थीटा बाई क्यूबी, क्योंकि अब वो जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ एक कंपोनेंट सर्कल में घुमा रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट है, v। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट। क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है, इसके क्वेश्चंस रह जाएंगे वो सर तुम्हें देख लेंगे, अगर मेरा लेक्चर होगा तो मैं करा दूंगा, सर का होगा तो सर करा देंगे वो बीच में कभी, लेकिन बाकी इसको छोड़ के इसकी भी थ्योरी तो पूरी हो चुकी है, क्वेश्चन इसके आज हमारे पास टाइम है नहीं पूरा, ठीक है, बाकी सब क्लियर है तुम्हारा। अब तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो कौन सा चैप्टर है बच्चे, मैग्नेटिज्म है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, याद भेज भी दूंगा तुम्हें, या मैं भेज दूंगा या सर भेज देंगे, ठीक है, याद रखिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर अब स्टार्ट होगा, तो मेरे हिसाब से मेरे एंड से ही चैप्टर खत्म हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे। ओके, होप्सो की मेरी बात तो हुई थी सर से कि होप्सो की वो मंडे को आ जाए, ठीक है, वरना वेडनेसडे को आ जाएंगे वो। ओके,
Yes, sir. ओके बच्चे, गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you. बाय। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके Thanks, बच्चे, sir. नो प्रॉब्लम। बंद कर दूं मैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? Yes, sir.